हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हो कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग टर्म्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास अगला हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अगला चैप्टर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस, नियम। तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल हैं, यानी कि अकाउंट्स भी कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पर बनते हैं। तो वो क्या प्रिंसिपल हैं, क्यों जरूरी हैं और इनका मतलब क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अनलाइक द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग सिस्टम, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है लार्जली नीडेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है बेटा? ओनर होता है, जो ओनर होते हैं कंपनी के, बिजनेसेस के। These day accounting statements needed to various parties have vested interest of the business, namely proprietor, investor। investor कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। क्रेडिटर जो उधार में सामान देते हैं बिजनेस को। गवर्नमेंट एंड एनी अदर, और सारे बैंक वगैरह। तो उन सबको क्या चाहिए बेटा? उन सबको चाहिए कि एक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होती है कि उस बिजनेस का लेखा जोखा, कि कितना क्या उन्होंने काम किया है, कितना क्या उन्होंने पूरे साल में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितनी अर्निंग हुई, कितना रेवेन्यू हुआ, सब कुछ। यानी कि उनके एक स्टेटमेंट चाहिए कि ये काम किस तरह करते हैं और इनका जो प्रोसीजर है वो कैसा क्या है। तो वो सब जानने के लिए सब इच्छुक होते हैं कि इनको चाहिए कि भाई हमारा बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि प्रोप्राइटरी ओनर होता है, इन्वेस्टर जो पैसे लगाते हैं उनको भी ये कि भाई हमारा पैसा ना डूब जाए। क्रेडिटर्स जो उधार में सामान देते हैं कि भाई ये सही चल रहा है तो उधार में देंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है कि जो इन्होंने सामान दिया है वो भी डूब सकता है, यानी कि अगर गलत हुआ तो इन चीजों के लिए क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक समरी चाहिए, और वो समरी में इन सब का क्या होना चाहिए? लेखा जोखा, यानी कि उनका रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से देख सकें। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो उन सब को क्या चाहिए? वो स्टेटमेंट चाहिए। तो वो स्टेटमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो सब पे, यानी कि कहने का मतलब एक जैसी हो, उसके कुछ रूल्स हो जो सबको समझ में आए। इसलिए हमें क्या चाहिए कि उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो स्टेटमेंट बनानी होगी, और उन रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? हम प्रिंसिपल्स बोलेंगे। तो देखिए, हम नॉर्मली क्या क्या रूल्स होंगे वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आपने देखा कि मीनिंग तो आपने जान लिया कि रूल रेगुलेशंस जो होती हैं कि भाई जो बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज, यानी कि दिखाती है हमें प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी। सोल्वेंसी बिजनेस यानी कि वो बिजनेस कितना लंबा चलेगा और उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी टाइप से किस जो बनाते टाइम इसके जो जो स्टैंडर्ड्स हैं, लैंग्वेज हैं, वो एक सेट रूल्स को सेट करते हैं। यानी कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेस पर ही इस लैंग्वेज को हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसमें समरी को, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। जिससे कि कुछ रीजन्स के बेस पे इसको डेवलप किया गया है, कि इसको यूज किया गया। रीजन्स थे, कुछ कुछ कॉमन एक्सपीरियंस थे जो जिन्होंने काम किया, जो एक्सपीरियंस लिया। हिस्टोरिकल प्रोड्यूस थे, और स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि खुद की जो स्टेटमेंट बनती है वो वाली। और प्रोफेशनल बॉडीज, रेगुलेशंस, द गवर्नमेंट एजेंसी, इन सब की मदद से हमने क्या सेट किए? कुछ रूल सेट किए। उन रूल्स के बेस पर ही हम क्या बनाएंगे? अपने अकाउंटिंग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है कि उसके बारे में जानना कि ये क्या है। क्योंकि हम किसी को भी जानेंगे, यानी कि मैं बात करूंगी बेटा, हम अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप अपना नाम बताओगे, अपनी प्लेस बताओगे, जगह बताओगे, आपकी जो खासियत है वो बताओगे, आपकी क्वालिफिकेशंस, ये आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो देखिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक आर ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये है कि रूल्स को एक यूनिफॉर्म करता है, यानी कि हर कोई उसी ही रूल को लगाकर काम करेगा, जिससे कि वो एक यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा।
ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, यानी कि वो पर्सन्स बनाते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने जो भी वो काम करते हैं उसको एक आसानी से समझा जा सके, उसके बेसिस पर वो मैन मेड होता है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किया जा सकता है। तो टाइम टू टाइम आप देखते हो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजमेंट हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि सबकी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। फिर जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जर्नली एक्सेप्टेड, यानी कि हर कोई उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको कैसा बनाया गया है, इसको रिलीवेंस, ऑब्जेक्टली और आपके पास फैसिबिलिटी। तो रिलीवेंस क्या है कि रिलीवेंस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से वो यूजफुल हो, और यानी कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऐसा ना हो कि जो भी यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको एक विश्वास हो कि हाँ ये एक जो उन्हीं के लिए ही बनाई गई है और उनको ये करेक्टली इंफॉर्मेशन यही होगी, उसमें कोई छेड़छाड़ या कोई धोखाधड़ी नहीं की जाती है। तो इसलिए क्या है, ये रिलीवेंस है। ऑब्जेक्टली ये जो भी इस इंफॉर्मेशन को चाहता है, उस इंफॉर्मेशन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, वेरीफाइड होगा कंप्लीटली, और करेक्टनेस, ट्रूथफुलनेस यानी कि विश्वसनीय होगा सारा, और जो रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो बिल्कुल करेक्ट होगी कि जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम चाह रहे हैं तो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इस बेसिस पर बनाए जाते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट उसका क्लियरली शो हो। फिजिबिलिटी का मतलब है कि भाई अप्लाइड विदाउट अनड्यू इन कॉम्प्लेक्सली और कॉस्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि हम जो हमारे पास जो भी हम प्रिंसिपल बनाएंगे वो पहले क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा उसका, और वो एक बहुत कॉस्टली नहीं होगा, उसको हर कोई अंडरस्टैंड करने वाला होगा। तो इस बेसिस पर क्या किए जाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर कोई पर्सन क्या चाहता है कि भाई वो अपने बिजनेसेस की, अपने जैसे बिजनेसेस की या कोई और बिजनेसेस का क्या चाहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहता है, यानी कि उनकी एक स्टेटमेंट जो उन्होंने रिकॉर्ड की गई है। तो वो इंफॉर्मेशन वो क्या करे कि भाई एक रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए कि इस साल की मेरी बनी, फिर अगले साल की, फिर उससे नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करके वो इनकी कंपैरिजन भी कर सकता है, या अपने ही जैसे किसी दूसरे बिजनेस को भी कंपेयर कर सकता है, या कोई भी आसानी से समझ ले। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म को सेट करते हैं। ठीक है बेटा, सबको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग में टू टाइप्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, एक तो इनके कंसेप्ट्स और एक कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मली स्टूडेंट्स इनको प्रिंसिपल ही बोल देते हैं। कंसेप्ट्स का मतलब होता है आपको भाई किसी के बारे में कोई कंसेप्ट बताना कि इसके बेस पर काम करना है। कन्वर्जेंस ये है कि जो कि अलग अलग बिजनेसेस या अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग शो करना होता है, ये एक माननीय होती हैं कि भैया आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करोगे, और ये हर कोई उसी के बेस पर बनाए जाते हैं, करे जाते हैं। देखिए जो कि टर्म्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, डेफरेंस, या आपके पास पोस्टुलेट्स जो है वो प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई करते हैं टू टाइप से, एक कंसेप्ट या अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये अज्यूम किया जाएगा इस कंसेप्ट के बेस पर, या ये कन्वेंशन हम लेके चलेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या कौन बनाता है, जो कि आईसीआई बनाता है, इशू करता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बेसिस पर इशू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आईसीआई के द्वारा बनाया जाता है। तो जो बेसिक फंडामेंटल 3 कंसेप्ट हैं, और आपके पास 8 अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। तो बेसिक यानी कि जो सबसे मेन है, जो बेस पर काम करते हैं, वो 3 हैं। पहले उन 3 को देखेंगे, इन 3 को समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आज हम केवल इन 3 को ही अच्छे से कंसेप्ट को देखेंगे, अगली क्लास में हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है बेटा, सबसे पहला मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि
कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो कभी भी ये नहीं करता कि भाई मैंने थोड़े दिन के लिए चलाना है फिर इसको बंद कर देंगे। वो चाहेगा कि भाई मेरा बिजनेस जब तक ये दुनिया है तब तक मेरा बिजनेस चलता रहे। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल टाटा की, तो टाटा का जो बिजनेस है वो जो टाटा सन्स यानी कि जो जमशेदपुर टाटा ने इसको 1859 में स्टार्ट किया था। उसके बाद ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इंडिया की सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो टाटा ग्रुप है बिजनेस की, अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप है वो आज भी चल रहा है, और आज को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ही हर बिजनेस मैन बिजनेस जब शुरू करता है तो वो ये कहता है, करने के लिए कोशिश करता है कि भाई वो अपने बिजनेस को कभी बंद ना करे, उसका हमेशा चलता रहे, बढ़ता रहे, टॉप पर रहे। तो इस बेसिस पर वो काम करता है। तो गोइंग कंसेप्ट का मतलब यही है कि भाई हम अपने बिजनेस को एक लॉन्ग पीरियड, लंबी पीरियड तक चलाएं, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि भाई हम जो उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसकी कॉस्टिंग करेंगे, तो उसके बेसिस पर वो कैसे होगी। कि हम लंबे समय के लिए कोई मशीन खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो उसको किस हिसाब से अकाउंटिंग में बांटेंगे। देखिए अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलते हैं कि एज पर द कंसेप्ट अज्यूम दैट द बिजनेस विल continue exist the period long period or in the futures. Transaction solid the books business is the assumption the continue enterprise। देखिए बेटा क्या कहा है कि जो बिजनेस है वो हम अज्यूम करते हैं कि जो चलेगा कंटिन्यूसली चलेगा, किस पर, फ्यूचर में एक लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड कितना होता है, जो कि हम बात करते हैं कि लॉन्ग पीरियड की डेफिनेशंस है कि जो हम 1 ईयर या उसे 1 ईयर से ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं तो उसको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट पीरियड होता है, एक मिडिल पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड को 3 ईयर के बाद 1 to 3 जो है वो मिडिल, और 1 साल से कम पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। तो लॉन्ग पीरियड का मतलब जो कि हम नॉर्मली बात करें 10 साल, 15, 20, 25, 30, 50 साल के लिए वो लॉन्ग पीरियड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम जैसे हमने मशीनरी कोई खरीदी, तो मशीनरी खरीदी वो अगले 10 साल तक चलेगी, तो हम उसकी कॉस्टिंग को क्या करेंगे, अगले 10 साल तक ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि जब तक हमारा बिजनेस है तो हमने अपने बिजनेसेस को एक पार्ट्स में, जो कि एक लॉन्ग पीरियड में ले लिया, तो जो असेट्स हमारी संपत्ति है उसको उसी के बेसिस पर हमने काम करना है। अगला देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है कि हमारा, जैसे कि अभी भी मैंने बात की लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, कि एक पीरियड हमने डिसाइड किया इतना हो, एक इतना हो, एक इतना हो। क्योंकि देखिए मैं अगला एक अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात करूंगा, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल है वो मेथड इस तरह काम करे कि जो मेथड हमने इस साल यूज किया है वही अगले साल चले, वही उससे आगे, वही उससे, जिससे कि हमें अपने बिजनेस को कंपेयर करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि एक साल आपने कोई अलग मेथड्स यूज किए, उसके बाद आप अपने जो भी काम करने का तरीका है वो बदलते हो, तो जिस वजह से क्या होगा कि हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपने काम करने का जो प्रोसेस था, आप अपने खेत में काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, तो खेत में आपने मैन मेड काम स्टार्ट कर दिया। मैन मेड मतलब जो कुछ लेबर लगाई और आपने काम शुरू कर दिया, उसकी खुदाई जुताई जो भी था, और उसमें सीड्स को उगाना, पानी देना, प्लांट्स हुए, फिर उसको जो भी फसल को काटना, काट के फिर उसको निकालना, वो भी सब हर काम मैन मेड था। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपको फाइनली एक रिजल्ट मिला कि भाई इतनी आउटपुट आई। उसके बाद अगले साल आप क्या कर रहे हो, फुल्ली कंप्लीटली क्या कर रहे हो, उनको मशीनों से करवा रहे हो सारा काम। मशीन से करवाने पर आपको क्या हुआ कि आपकी आउटपुट बढ़ी, आपने अच्छे फर्टिलाइजर यूज किए, पिछले साल नहीं किए, फिर आप कंपेयर करते हो कि भाई पिछले साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, तो वो कंपेयर नहीं हो सकता, वो कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें कि एक पर्सन, एक स्टूडेंट है, दूसरा दो स्टूडेंट है, एक बहुत ज्यादा गरीब है, उसके घर में लाइट भी नहीं है, और उसको घर जाके खुद काम करना पड़ता है। काम करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, उसी पैसे से वो अपना खाना पीना या रहना जो करता है, क्योंकि वो जाके स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वो लगभग 5 से 6 घंटे मेहनत करता है, काम करता है, और फिर अगले दिन स्कूल भी आता है। तो
एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके घर में सारी सुविधाएं हैं, उसको कोई मतलब अलग वर्क नहीं करना पड़ता, उसके लिए केवल पढ़ाई का या सारी सुविधाएं उसके पास अवेलेबल है, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर है, तो उन दोनों की जो मार्क्स की कंपेरेबिलिटी है वो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर अलग है, उसका एक अलग है। तो इसी बेसिस के लिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि हम जो काम पिछले साल कर रहे थे उसी मेथड या उसी तरीके से अगले करेंगे, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम आगे यानी करंट पीरियड को अगले पीरियड में कंपेयर करके कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे वो जो प्रोसीडिंग ईयर के थे वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। देखिए मैं इस लाइन पर अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ए फर्म अडोप्ट द डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 2 अकाउंटिंग ईयर, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड नॉट कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग पीरियड। यानी कि पिछले साल और करंट ईयर के प्रॉफिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने दोनों पीरियड में दोनों साल अलग अलग मेथड्स यूज किए हैं। तो ये यही कहता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हो उसी को आगे बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी आपने पहले ही वर्ड सुना होगा कि कंसिस्ट रहना चाहिए जो काम आप कर रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अगला देखिए, अगला पॉइंट एक्चुअल कंसेप्ट। एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करें तो एक्चुअल कंसेप्ट का मतलब होता है जो आप अपना काम कर रहे हो उसको उसी के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम और जो पीरियड है स्टेप टू स्टेप लेके चलते हो। देखिए सिंपली हम समझते हैं कि एक्चुअल बेसिस इज यूज्ड टू रिकॉर्डिंग फॉर द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसको एक अपने रिकॉर्ड करना, नोट करना अपने बुक्स में या फिर अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी बुक्स होती हैं उनमें या कंप्यूटर लैपटॉप में। तो प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएशन इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस बिजनेस इंटरप्राइजेज कंपेयर टू कैश बेसिस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पर काम करते हैं। अगर कैश बेसिस पर नहीं भी करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम जो भी काम हुआ है हमारा उसको हम उसी बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि आज जो डेट है, मान लीजिए आज 1 तारीख है, हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग पीरियड, इस पीरियड की पहले मंथ की पहली तारीख है, तो उसमें जो काम सबसे पहले हुआ उसको अब लिखा, फिर उसके बाद यानी कि शाम तक हम उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, अगले दिन अगली डेट पर हम डालेंगे। तो एक्चुअल बेसिस यही कहता है कि अप्लाइड इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जो कि जो अगर रिवेन्यू हुआ है तो रिवेन्यू में और एक्सपेंसेस हुआ है तो एक्सपेंस में। कहने का मतलब जो मिला है वो रिवेन्यू साइड आपने रिकॉर्ड करना है और जो आपने खर्च किया है वो एक्सपेंसेस साइड। तो एक्चुअल कंसेप्ट रिकॉर्डेड विन द सेल्स आर मेड इन सर्विस रेंडेड टू इन मटेरियल वाइदर द कैश द रिसीव्ड और नोट। यानी कि क्या आपने कुछ कोई सर्विस दी है तो उससे कुछ मिला है या नहीं मिला है, आपने उसको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा उसी अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कहने का मतलब मैंने क्या किया कि इस महीने आपको पढ़ाया और मैंने कहा कि इतनी फीस लगेगी, आप उसको पे कर रहे हो अगले महीने में, तो मैं उसको इसी मंथ में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है बेटा? तो एक्चुअल कंसेप्ट इज ऑफन द डिस्क्राइब द मैचिंग कंसेप्ट। तो ये क्या है, इसको हम मैचिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कैश आए या ना आए, कैश आए या ना आए, आपने क्या करना है, हमेशा जो एक्सपेंस हुई तो उसको रिकॉर्ड करना है, जो इनकम हुई है उसको भी रिकॉर्ड करना है। यानी कि भाई हम आपने कमा लिया, नहीं मिला तो उसको रिकॉर्ड करोगे, अपनी कमाई में दिखाओगे। आपने कोई खर्चा कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और सोचा कि भाई इस महीने हम बिल ना भर के अगले महीने भर देंगे, तो वो खर्चा आपका इस महीने का, तो आपने इसी महीने में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि आपने इनकम कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो भी उसको रिकॉर्ड करो, कहोगे कि मैंने इतना कमा लिया चाहे वो बाद में मिले। ठीक है बेटा? तो इसको मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। इक्वल कंसेप्ट का मतलब जो जिस टाइम जो आप काम करते हो उसको रिकॉर्ड करिए, जो आपने मिला है तो उसको रिसीव, या नहीं मिला है कमा लिया तो भी उसको देखना पड़ेगा। तो ये तीनों कंसेप्ट आपने देखने हैं, पढ़ने हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मेरे से फोन करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।